Hello friends, today we will talk about transportation through cell membrane. सेल मेम्ब्रेन से मटेरियल का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इस पर अपन आज बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन विच टाइप ऑफ प्रोसीजर फॉलोड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन के दौरान किस प्रकार के प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं ये समझने की कोशिश करेंगे। एंड इन सेलुलर बायोलॉजी मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मैकेनिज्म विच रेगुलेट सम आयन एंड एसेंशियल मॉलिक्यूल्स। सेलुलर बायोलॉजी में मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक प्रकार के मैकेनिज्म का कलेक्शन है जो आयंस एंड एसेंशियल मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट करता है। अपन ने लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर पर बात की थी। यहाँ पर अपना फोकस सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन पर है। ओके, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ही आज बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें इंट्रासेलुलर, जिसको ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड है इंटरसेलुलर, जिसको पैरासेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोला जाता है, एंड थर्ड है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। इन तीनों पॉइंट पर अपना डिटेल में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ शुरुआत करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट से। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रांससेलुलर ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं, इसके भी 2 सब टाइप है, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं। एंड अगेन पैसिव ट्रांसपोर्ट को भी 2 सब पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन है। एंड सेकेंड है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसकी भी 2 सब टाइप है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की भी अगेन 2 सब टाइप है, जिसमें सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट है। यहाँ पर आप इस क्लासिफिकेशन का ध्यान रखें, क्योंकि जब अपन आगे बढ़ेंगे तो ये सब मिक्स ना हो जाए, और या फिर आप इसको भी याद कर लें ताकि आपको ध्यान रहेगा कि अपन कहाँ पे चल रहे हैं और किसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है व्हाट इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद में सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेड डिफ्यूजन पर बात करेंगे। डिफ्यूज़ का मीनिंग भी यही होता है, स्प्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। डिफ्यूजन इज अ पैसिव प्रोसेस इन विच पार्टिकल्स इज रैंडमली मिक्सड इन सॉल्यूशन बिकॉज पार्टिकल्स हैव अ काइनेटिक एनर्जी। डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस है, पैसिव यानी सिंपल प्रोसेस या नेचुरल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, जिसमें पार्टिकल्स रैंडमली मिक्सड होते हैं सॉल्यूशन में और कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। यहाँ पर पार्टिकल्स का मूवमेंट उनकी काइनेटिक एनर्जी के कारण होता है, जिसमें वो सॉल्यूशन में रैंडमली मूव करते रहते हैं। डिफ्यूजन अकर्स बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। डिफ्यूजन का प्रोसेस जनरली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में होता है। एंड व्हाट हैपन इफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन हायर कंसंट्रेशन इन वन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट। कोई सॉल्यूट की जिस सॉल्वेंट में कि एक पार्ट में अगर हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है तो क्या होगा। ऑब्वियसली डिफ्यूजन विल स्टार्ट एंड पार्टिकल्स मूव हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन एंड आफ्टर सम टाइम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सॉल्यूशन बिकम अ इक्विलिब्रियम। डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा और पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे और कुछ टाइम बाद सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट में एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी। And after equilibrium of solute and solvent in solution, particles continuously move in solution due to kinetic energy, but concentration do not changed. Equilibrium के बाद भी particles randomly move करते रहेंगे due to kinetic energy, but keep in your mind concentration of solute doesn't changed. Okay? इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक डायग्राम बता रखा है, डिफ्यूजन टेस्ट ट्यूब डायग्राम, ये मैंने इसको नाम दिया है। और एक टेस्ट ट्यूब है, जिसमें टेस्ट ट्यूब ये जिसमें वाटर फिल करके रखा हुआ और इसमें कुछ डाई के क्रिस्टल्स डाल रखे हैं। अपन टेस्ट ट्यूब बी में देख रहे हैं कि इसमें डिफ्यूजन स्टार्ट हो गया है और पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव कर रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स टेस्ट ट्यूब सी में देखेंगे कि सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम स्टेट में है। यहाँ पर भी पार्टिकल्स तो कंटिन्यूसली मूव करेंगे ही, लेकिन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज हो चुके हैं।
यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के थ्रू भी होता है, जिसमें गैस एंड लिक्विड है, ये दोनों के पार्टिकल डिफ्यूज होते हैं, जिस पर अपन आगे इसी वीडियो में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो डिफ्यूजन की रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है एंड कंसंट्रेशन है। टेम्परेचर का डिफ्यूजन की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। सेम इसका एग्जांपल है, अगर इसको बॉडी से रिलेट करके देखेंगे तो सेम फीवर में ऐसा होता है, जिसमें जिस पर्सन को फीवर होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उतना ही फास्ट होगा। एंड सेकंड है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वहाँ पर रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्ट होगा। सेम ऐसे ही होता है लंग्स में, जहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन होता है। अगर लंग्स के एयर सेक्स का सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? अगर लंग्स के एयर सेक्स का सरफेस एरिया कम होगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी कम होगा। और ये एक एम्फीसेमा की कंडीशन है, जिसमें ये होता है, जिसमें एयर सेक्स का एरिया कम हो जाता है और ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूजन अच्छे से नहीं हो रहा है। एंड थर्ड है कंसंट्रेशन। अगर मेम्ब्रेन के दोनों साइड में कंसंट्रेशन का डिफरेंस ज़्यादा है तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक साइड में हायर कंसंट्रेशन है और एक साइड में लोअर कंसंट्रेशन है तो भी रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट होगा। यहाँ तक अपन ने ये जाना है कि डिफ्यूजन क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिफ्यूजन की रेट को इफेक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, जिसका सब टाइप है पैसिव डिफ्यूजन एंड एक्टिव डिफ्यूजन, या आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन के भी दो सब टाइप है, जैसा कि अपन ने लास्ट स्लाइड में भी बात की थी, और सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। यहाँ पर अपने को ये समझना होगा कि पैसिव डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है। इसको सिंपल डिफ्यूजन या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल का सिंपल मूवमेंट, जिसमें पार्टिकल्स फ्रीली मूव करते हैं, या नेचुरल प्रोसेस भी आप बोल सकते हैं। पैसिव डिफ्यूजन को 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जिस पर अपन आगे भी बात करेंगे। फर्स्ट है सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन एक प्रकार का पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, जिसमें मटेरियल सेल मेम्ब्रेन से फ्रीली मूव करते हैं बिना किसी प्रोटीन या कैरियर की हेल्प से। यहाँ पर अपन को यह जानना जरूरी है कि ऐसे कौन से मटेरियल्स या सब्सटेंस हैं जो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। इसमें हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हो गए और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। ये सब मॉलिक्यूल्स सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास होते हैं, इसे बिना किसी हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को ये क्रॉस कर लेते हैं। जिसमें अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो गैसेज में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एंड वाटर इंसोल्यूबल विटामिन है, ADE के, फैटी एसिड्स हो गए, स्टेरॉयड हो गए, एंड वाटर है, अल्कोहल है। ये सब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू पास होते हैं और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं ना कि सिंपल डिफ्यूजन का अपने बॉडी में क्या रोल है। तो आप जानते हैं ना, सिंपल डिफ्यूजन में भी हमने पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात की थी, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पर बात की थी। तो इन्हीं गैसों के मूवमेंट में सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जैसे कि ब्लड एंड बॉडी सेल्स में, और लंग्स के एयर सेक्स और बॉडी में ये ब्रीदिंग के समय ये यूज़ होता है ये प्रोसेस। इसको अपन एक बार वापस समझ लेते हैं। एग्जांपल इसका, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन इसमें कैसे होता है, जैसे कि ब्लड एंड बॉडी सेल्स में, और लंग्स के एयर सेक्स एंड ब्लड में ये ब्रीदिंग के समय ये सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस फॉलो किया जाता है। एक बार आप इसको रिपीट करके वापस से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा ये। एंड नेक्स्ट है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी एक प्रकार का पैसिव डिफ्यूजन है, जिसमें मटेरियल एंड सब्सटेंस फ्रीली मूव नहीं करते हैं। ये किसी प्रोटीन या कैरियर की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं।
यहाँ पर भी आपको ये समझना होगा कि ऐसे कौन से सब्सटेंस या मटेरियल्स हैं जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जिसमें हाईली पोलर और हाईली चार्ज मॉलिक्यूल हो गए, ये मॉलिक्यूल्स इसमें आएंगे। और ये सब मॉलिक्यूल इंटीग्रल प्रोटीन्स की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं। और इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स क्या होते हैं, इस पर अपन ने लास्ट क्लास में सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो पार्ट 1 है वहाँ पर अपन ने डिस्कस किया था। ओके, और यहाँ पर डायग्राम में भी बता रखा है, आप देख पा रहे होंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो कि सेल मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एंड सेकंड है चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सबसे पहले बात करते हैं कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। इस प्रोसेस में कैरियर या ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होगा, जो मॉलिक्यूल के साथ में बाइंड होकर के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं और मॉलिक्यूल को सेल मेम्ब्रेन की दूसरी साइड में रिलीज़ किया जाता है। और हर प्रकार के मॉलिक्यूल्स के लिए एक स्पेसिफिक कैरियर होता है, वो उसी से बाइंड होता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि सेल की इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर की कंसंट्रेशन क्या है। अगर कंसंट्रेशन बोथ साइड में सेम है तो कैरियर रैपिडली वर्क करेगा। कुछ अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जैसे ग्लूकोज है, विटामिन है, फ्रक्टोज है, ये सब कैरियर मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। आप जानते हैं ना ग्लूकोज बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। यह सेल मेम्ब्रेन पर स्पेसिफिक कैरियर से बाइंड होता है, जिसका नाम है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर या ग्लूटी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ग्लूकोज इस कैरियर से बाइंड होकर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करता है। एंड नेक्स्ट है सेकेंड सब टाइप ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है कि चैनल मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट आयन के लिए डिफरेंट चैनल्स होते हैं। जैसे कि पोटेशियम के लिए पोटेशियम चैनल है, सोडियम के लिए सोडियम आयन चैनल है, सेम ऐसे ही अदर आयन्स के लिए भी चैनल्स होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि 1 सेकेंड में लाखों आयन्स चैनल के थ्रू पास होते हैं। और आयन्स के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक चैनल तो होगा ही, साथ ही चैनल भी डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि कुछ चैनल गेट वाले होते हैं जिसमें गेट सिस्टम होता है, और कुछ इंटीग्रल प्रोटीन्स भी होते हैं जिससे आयन का मूवमेंट होता है। आयन, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आयन सेल मेम्ब्रेन को इनके थ्रू क्रॉस करते हैं। एंड नेक्स्ट है एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको एक मेजर डिफरेंस तो इसमें पता चल ही गया होगा ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव में एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि एक्टिव प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव प्रोसेस पर, फिर इसके सब टाइप पर बात करेंगे। एक्टिव प्रोसेस में आपको एक बात तो पहले क्लियर हो चुकी है, बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है? क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कंसंट्रेशन के अगेंस्ट वर्क करता है, जैसे कि लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यहाँ पर आपको ये भी जानना होगा कि किस प्रकार की एनर्जी यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर एटीपी का यूज़ किया जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, जैसे कि कुछ आयन है, हाइड्रोजन है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, आयोडाइड है, क्लोराइड है, ये सब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पर। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का मेन सोर्स एटीपी है, जहाँ पर एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होके एनर्जी का फॉर्मेशंस होता है। आप जानते हैं ना ये कैसे वर्क करता है, और इस रिएक्शंस को अपन ने लास्ट क्लास में भी बात की थी यार, एक बार इसको और देख लेते हैं। एटीपी प्लस H2O, एटीपीएस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। एंड एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी, ये 3 प्रोडक्ट्स इसमें सेपरेट होंगे। यहाँ पर एटीपी का कैटाबॉलिज्म एडीपी में हो रहा है ना, और एज ए प्रोडक्ट के रूप में एनर्जी और फॉस्फेट ग्रुप का फॉर्मेशन हो रहा है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जितना भी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक
पंप से होता है जिसको कैरियर प्रोटीन भी बोला जाता है। और सेल मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप सबसे पॉपुलर पंप है। इसको सोडियम पोटेशियम एटीपीज पंप या सोडियम पोटेशियम पंप भी बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन की इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने में ये हेल्प करता है, जिसमें सोडियम्स को सेल से एक्सपोर्ट किया जाता है और पोटेशियम को सेल्स के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंपोर्ट किया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन पर हजारों की संख्या में ये पंप्स प्रेजेंट होते हैं। इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। माना कि ये किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन है और इस पर लगे ये सोडियम पोटेशियम पंप है। सोडियम के 3 मॉलिक्यूल सेल्स के साइटोसोल्स की ओर से बाइंड हो रहे हैं और ऊपर की ओर से पोटेशियम के 2 मॉलिक्यूल्स बाइंड होंगे। और ये पंप अपने स्ट्रक्चर में जब चेंज करेगा तो सोडियम के मॉलिक्यूल्स को एक्स्ट्रा सेलुलर में रिलीज़ करेगा और पोटेशियम के मॉलिक्यूल्स को इंट्रा सेलुलर में रिलीज़ करेगा। इस प्रकार से ये सोडियम पोटेशियम पंप नॉन स्टॉप वर्क करता है और सेल की कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। कई बार कुछ केमिकल्स के कारण ये पंप ब्लॉक हो जाते हैं, जैसे कि साइनाइड हो गया। साइनाइड से इस प्रकार के पंप जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं या विद इन सेकेंड ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे ये किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और लाइफ थ्रेटनिंग ये हो सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें भी एटीपी का यूज़ होता है, लेकिन एटीपी का यूज़ में इनडायरेक्टली होता है और इसको भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे एंटीपोर्ट एंड सिम्पोर्ट होते हैं जो कि सोडियम के थ्रू मैनेज होते हैं, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि सोडियम कॉमन आयन है जिसके साथ में दूसरे आयन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि कैल्शियम है, हाइड्रोजन है, ग्लूकोज है। सबसे पहले बात करते हैं सिम्पोर्ट की। इसमें आयन्स का कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है। सिम्पोर्ट का सबसे बेस्ट एग्जांपल ग्लूकोज का है। और ग्लूकोज सोडियम के साथ सेल्स में एंटर करता है और यह ग्लूकोज सोडियम पंप के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। एंड सेम ऐसे ही होता है एमिनो एसिड के साथ में। एमिनो एसिड की मॉलिक्यूल्स को साइटोसोल तक पहुंचाने में सोडियम एमिनो एसिड पंप हेल्प करता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट होता है एंटीपोर्ट्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स का साइटोसोल से एक्सपोर्ट किया जाता है। एक मॉलिक्यूल को साइटोसोल से एक्सपोर्ट किया जाएगा तो दूसरे को इंपोर्ट किया जाएगा। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन पंप इस प्रकार से काम करता है और हाइड्रोजन आयंस को साइटोसोल से बाहर किया जाता है और एक्सचेंज में सोडियम को साइटोसोल में इंपोर्ट किया जाता है। और इस प्रकार से ये पंप कंटिन्यूसली वर्क करता है, जो सेल की पीएच को मेंटेन बनाए रखने में हेल्प करता है। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर सोडियम सेल्स के अंदर साइटोसोल में सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट से अगर कंटिन्यूसली एंटर कर रहा है तो सेल्स में सोडियम का लेवल बढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप वो अपना काम कर रहा है जहाँ पे सोडियम को कंटिन्यूसली एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जैसा कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी। यहाँ तक अपन ने इंट्रासेलुलर पर बात की थी, जिसमें पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट को समझने की कोशिश की है। और अभी अपन बात करेंगे इंटरसेलुलर एंड वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट पर। नेक्स्ट है इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। इसको भी अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन थ्रू टाइट जंक्शन, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं परमिएशन थ्रू टाइट जंक्शन। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इंसुलिन का है। इंसुलिन इसी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है या सेल में एंटर करता है। एंड सेकेंड है परजॉर्प्शन। इसमें भी इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो 2 पास के एपिथेलियल सेल से ट्रांसपोर्ट होगा मॉलिक्यूल्स का। आप समझ पा रहे हैं ना, इसमें 2 पास के एपिथेलियल सेल से ट्रांसपोर्टेशन होगा मॉलिक्यूल्स का, जिसको परजॉर्प्शन बोला जाएगा। एंड नेक्स्ट है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट।
जिसके भी दो सब टाइप है, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सबसे पहले बात करते हैं फेगोसाइटोसिस पर। फेगोसाइटोसिस का मीनिंग क्या होता है? इसको अगर सिंपल करके अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसका मीनिंग होगा सेल ईटिंग, जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स को सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब वर्ड इसमें परफेक्ट नहीं होगा, इसमें आप ऐसे कह सकते हैं ना कि सेल्स उस पार्टिकल्स को, या फॉरेन बॉडी भी बोल सकते हैं, जिसको वो खाएगा इसमें, या फिर ईटिंग करेगा, इस प्रकार से ना। फेगोसाइटोसिस एंडोसाइटोसिस का पार्ट है। आप जानते हैं ना एंडोसाइटोसिस क्या होता है? इसमें पार्टिकल्स रिसेप्टर के द्वारा सेल के अंदर पहुंचा दिया जाता है। सबसे पहले सेल्स ये समझ लेते हैं कि रिसेप्टर्स क्या हैं। वैसे ये फार्माकोलॉजी का पार्ट है। रिसेप्टर्स और सेल्स की सरफेस पर लगे हुए चैनल्स होते हैं जो एप्रोप्रिएट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करते हैं और उसको सेल के साथ में अटैच कर लेते हैं, और सेल उसको अंदर साइटोसोल में इंजेक्शन करेगा। और वैसे रिसेप्टर्स के ऊपर अपन फार्माकोलॉजी में बहुत डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर अपना फोकस एनाटॉमी के ऊपर है, तो अपन इसी के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फेगोसाइटोसिस को अगर डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं तो ये सेल हैं और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जिसमें पार्टिकल्स या फॉरेन पार्टिकल्स बाइंड हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ सेल मेम्ब्रेन सीडोपोड्स के शेप में आ जाएगा, जिसमें ये फॉरेन पार्टिकल्स को एक प्रकार से आप ऐसे कह सकते हैं इसको घेर लेंगे, और फिर उस फॉरेन पार्टिकल्स को सेल्स के अंदर साइटोसोल में रिलीज़ कर दिया जाएगा, जहाँ पर यह फेगोसम्स के नाम से जाना जाएगा। और फेगोसम्स लाइसोसोम के साथ में फ्यूज़ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में लाइसोसोमल एंजाइम्स के द्वारा फॉरेन पार्टिकल्स या माइक्रोब्स को डाइजेस्ट कर दिया जाएगा, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि उस फॉरेन पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइजेशन नहीं होता है, वो सेल्स में रेजिडुअल बॉडी या रिमेन बॉडी के रूप में स्टोर होते हैं, जैसे कि जिसको एक्सोसाइटोसिस के द्वारा सेल से एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। यह था फेगोसाइटोसिस। और नेक्स्ट है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस का मीनिंग होगा सेल ड्रिंकिंग, और ये पूरा लिक्विड फॉर्म में होगा, और ये भी एक एंडोसाइटोसिस का पार्ट है। और जैसा कि मैंने बता दिया है कि ये पूरा प्रोसेस लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसमें कोई भी रिसेप्टर इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और जो भी फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रोब्स सेल्स के एक्स्ट्रा सेलुलर में प्रेजेंट हैं वो डिजोल्व हो जाएगा, और फिर सेल्स के द्वारा सेल्स में इनटेक किया जाएगा। और सेम प्रोसेस फिर फॉलो किया जाता है जो फेगोसाइटोसिस में हो रहा था। एंड फिर लाइसोसोम के साथ में पार्टिकल फ्यूज हो जाएगा, और फिर उसको डाइजेस्ट कर दिया जाएगा। एंड फिर रिमेनिंग बॉडी के रूप में या तो वो सेल्स में ही स्टोर रहेगा, या फिर उसको सेल से एक्सक्रेट कर दिया जाएगा या एलिमिनेट कर दिया जाएगा, जो भी आप कहना चाहें। तो ये पूरा एक वीडियो लेक्चर था सेल मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्टेशन पर, और मैंने एनाटॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश की है। और कुछ ऐसे पॉइंट है जो जैसे फार्माकोलॉजी के पार्ट है, तो अपन उसको नेक्स्ट क्लास में जब फार्माकोलॉजी में बात करेंगे तो वहाँ पर उनको डिस्कस करेंगे। ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर